नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुमित एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का मैंने प्रीवियस ईयर यानी 2024 का जो 15 अगस्त को यानी 15 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, उसका हमने पेपर करा दिया। आज 14 दिसंबर 2024 का आज एक और पेपर था 6 to 8, उसका भी आज हमने आपके सामने क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आकलन किया जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, किस लेवल का बनता है और कौन से चैप्टर से क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाता है। तो आप लोग अपने पेपर यानी कॉपी कलम निकाल के रखिएगा और बनाइएगा साथ साथ। अगर आप बना लेते हैं तो चैप्टर्स को पढ़ने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बनाइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या मानक रूप में लिखी गई है। अच्छा, मानक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या, पहले समझ लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इसे मानक रूप बोल सकते हैं। देखिए मानक रूप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक कोई भी डिजिट, जैसे मान लीजिए 2, 5, 6, जब भी कुछ मानक रेखा अगर हो, जैसे मान लीजिए 0.25 इंटू 10 के पावर 3 है, तो मानक रूप बोलता है कि कभी भी पॉइंट जो होता है ना, वो एक अंक के बाद होता है, एक अंक के बाद। यानी हम इसको लिखना चाहेंगे 2.56 गुना। अच्छा, इसको बड़ा किए कि इसको छोटा किए? बोले सर इसको आप बड़ा किए। याद रखिएगा, अगर इसको बड़ा करेंगे ना सर, तो इसको अपने आप क्या करेंगे? बोले सर अपने आप छोटा करेंगे इसको। यानी अगर ये बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा बताइए? बोले सर ये एक कम हो जाएगा। बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं? बात को समझिएगा एकदम अच्छे से। अगला हम ये तरीका हम ये समझे कि ये इसका क्या हो गया, मानक रूप। नेक्स्ट समझिए, अगर मान लीजिए लिखे कि 35.6 गुना 10 के पावर -4। ध्यान दीजिएगा नंबर ये बड़ा है, लेकिन ये मानक रूप नहीं है, क्योंकि मानक रूप बोलता है कि एक अंक के बाद आपका क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। तब इसको 35.6 यानी था, इसको छोटा किया यानी 3.56 किया। अगर इसको छोटा करेंगे सर तो इसको क्या करेंगे? बोले सर बड़ा करेंगे। तब बड़ा क्या होता है? -4 बड़ा है कि -5 की -3? बोले सर एक कम, -3। बात समझ रहे हैं? यानी ये बड़ा होता है माइनस से। माइनस में जो सबसे कम अंक होता है वो बड़ा होता है, सबसे ज्यादा अंक छोटा होता है। याद रखिएगा कि अगर हम नंबर इधर बढ़ाएंगे यानी बड़ा करेंगे तो इधर क्या करेंगे? छोटा। इधर छोटा करेंगे तो इधर क्या करेंगे? बड़ा। जैसे फिर समझिए, मान लीजिए हम लिखते हैं कि 35.6 गुना 10 के पावर 4 प्लस में कर दें। आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो एक डिजिट के बाद लगता है पॉइंट, ये तो पता हो गया ना? बोले हाँ सर। तो भाई इसको क्या किए? छोटा किए। कितना छोटा? एक के बाद यानी एक छोटा। जितना छोटा करेंगे उतना इधर क्या करेंगे? बोले सर बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करेंगे क्योंकि ये प्लस में है। इधर अगर छोटा तो इधर बड़ा, इधर बड़ा तो इधर छोटा। बस याद रखिएगा इस चीज को। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो बताइए सबसे अच्छा फॉर्म तो आपको पता चल गया सर कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे इसको? ये एक के बाद पॉइंट लगता, ये दो के बाद लगा हुआ, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये मेरा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 45 गुने 10 के पावर 3 ये भी मेरा नहीं है। ये क्या है? 0.6 जो 6 के बाद होना चाहिए, ये भी नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? मेरा सी है। क्यों? क्योंकि ये एक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, ये एक के बाद पॉइंट लगा हुआ, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे बता सकते हैं? वैसे इसको क्या कीजिए, एक के बाद पॉइंट लगाइए। तो एक के बाद पॉइंट लगाए तो 4.5 हो गया। पहले 45 था, अब हो गया 4.5। छोटा हो गया कि बड़ा? बोले सर छोटा हो गया। अगर छोटा हो गया तो बगल वाला क्या करेंगे? बोलिए। बोले सर बड़ा करेंगे। यानी 3 है तो क्या कर देंगे? 4। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो 6.0, बताइए पहले 0.6 था,
6.0 हो गया। बड़ा किए कि नहीं बड़ा किए? अगर इधर बड़ा करते हैं तो उधर अपने आप क्या करेंगे? बोले सर छोटा करेंगे, जितना बड़ा उतना ही छोटा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसी तरह अगर ए नंबर को अगर हमको सही करना हो तो 8.37, पहले था 83, अब हो रहा 8.37। बताइए हम इसको छोटा किए कि बड़ा किए? बोले सर छोटा किए। अगर इधर छोटा तो उधर क्या करेंगे? बड़ा। बड़ा मतलब -9 है, तो बड़ा क्या होता है? -8 बड़ा होता है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में समझिएगा कि हमेशा 0.1 के बाद लगता है, उसको सेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े, बोलिए अगर समझ आया तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ आ गया? अगला प्रश्न आप बनाइए। ये पंचभुज को समझने के लिए पॉलीगॉन होता है, रेगुलर पॉलीगॉन हम लोग पढ़ेंगे। रेगुलर पॉलीगॉन पे एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन है ये, पॉलीगॉन, वो भी कैसा? रेगुलर वाला पॉलीगॉन, नियमित जिसे बोलते हैं। अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन कोई होता है, समझे, तो बहुभुज कहते हैं इसको हिंदी में। क्या कहते हैं बाबू? बहुभुज बोलते हैं इसको हिंदी में, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे बोले कि ये एक ट्रायंगल है, एक बात बताइए, ट्रायंगल के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, बता सकते हैं? बोले सर होता है, बोलिए 180 डिग्री। अगर हमको भाई हम ये एंगल की बात कर रहे थे, इस एंगल की बात करें कि सभी एंगल का योग क्या होता है? 180 डिग्री, यानी इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं। तो हम बता दें कि सम ऑफ इंटरनल एंगल, क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल, यानी कह सकते हैं आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग। ध्यान समझिएगा, आंतरिक कोणों का योग एक फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर आंतरिक कोणों का योग निकालना है तो भाई n क्या है? याद रखिएगा, n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स, यानी कह सकते हैं भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। अब मुझे पता करना हो कि भुजा कितने हैं सर? बोले भुजा है 1 2 3, यानी n कितना हो गया? बोले सर 3 हो गया। अगर इंटरनल एंगल निकालना हो तो फॉर्मूला हमें पता है, इंटरनल सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना? बोलिए पहले, बोलिए बोलिए। बोले सर है n-2 गुना 180, यानी 3-2 गुना 180, यानी 1 गुना 180 हो गया जी, यानी सीधा सीधी 180 डिग्री। यानी आप कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोले हाँ। ऐसे ही क्या चतुर्भुज का बना सकते हैं, ऐसे ही पंचभुज का बना सकते हैं, ऐसे ही षष्ठभुज, समझ रहे हैं, सप्तभुज, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जितने भी भुजा रहेंगे वो आराम से आप बना सकते हैं, हेक्सागोन, पेंटागोन, हेप्टागोन, नोनागोन, डेकागोन, समझ रहे बात को ना? तो आपको भुजा अगर पता हो तो आप उसका एंगल निकाल सकते हैं, आंतरिक योगों का, आंतरिक कोणों का योग। अच्छा बताइए, अगर हम आपसे पूछें क्या सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल हो सकता है क्या? यानी इसका एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल की बात चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल एंगल की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक्सटर्नल एंगल जो है, एक सेकेंड, एक्सटर्नल एंगल जो है, यानी हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल कहने का मतलब क्या होता है कि बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है जी? सीधा सीधा याद रखिएगा 360 डिग्री, चाहे कितनों भुजा रहे, चाहे 4 भुजा रहे, 5 भुजा रहे, 6 भुजा रहे, 7 भुजा रहे, यानी ट्राइंगल का हो, क्वाड्रिलेटरल का हो, क्या बोल सकते हैं, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, हेप्टागोन हो, जैसा भी रहे, सारे रेगुलर पॉलीगोन का जो बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू? 360 डिग्री। अच्छा, तो क्या हम प्रत्येक बाह्य कोणों का योग निकाल सकते हैं क्या?
बोले हाँ निकाल सकते हैं, 360/n से निकाल सकते हैं। तो आप लोग को पॉलीगॉन में सब पढ़ाएंगे, सब दिमाग मत लगाइए, सीधा पॉलीगॉन में सीख लेंगे सब चीज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि पंचभुज यानी पेंटागोन, पेंटागोन मतलब पांच, पांच भुजा, कितने भुजा बोल रहे हैं, पंच मतलब पांच होता है ना, पेंट मतलब पांच, याद रखिएगा, थोड़ा सा इंग्लिश हम लिख देते हैं। पहली बार ट्राइंगल ठीक, क्वाड्रिलेटरल ठीक है, पंचभुज को क्या बोलते हैं, पेंटागोन, क्या बोलते हैं, पेंटागोन बोलते हैं, पंचभुज को पेंटागोन। फिर होता है हेक्सागोन, फिर होता है हेप्टागोन, ध्यान सुनिएगा, हेप्टागोन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पंचभुज यानी पांच भुजा होता है। फिर होता है षष्ठभुज, षष्ठभुज। फिर हो जाएगा आपका सप्तभुज, क्या हो जाएगा, सप्तभुज। ऐसे ही कुछ रहेगा, टेंशन मत लीजिए, ये चीज में फोकस कीजिएगा, ठीक है। पांच भुजा, सात, छह भुजा, सात भुजा। तो देखिए, तो पांच भुजा बोल रहा है, तो आपको पता है कि क्या दे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई, टोटल एंगल दिया हुआ है, तो इसका मतलब आंतरिक एंगल है। तो आपको पता है कि सम ऑफ एंगल, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल किसका, पेंटागोन का। पहली बात, पेंटागोन होता कितना है, बोले सर पांच भुजा होता है, इसका मतलब n इक्वल टू कितना हो गया, पांच। फॉर्मूला आपको पता है कि n-2 गुना 180 कितना हो गया, 180, ध्यान से समझिए, 180। अच्छा, ये पता है कि 5-2 गुना 180, तो आपको पता है 3 गुना 180 बाबू कितना हो गया, बोले सर 540 डिग्री, 18 या 54 होता है, 540 डिग्री। तो आपको पता है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई इज इक्वल टू 540 डिग्री। कोई दिक्कत है, बताइए। एंगल ए कितना है, बोले सर 2x प्लस 9। एंगल बी कितना है बाबू, बोले सर 2x प्लस 1। एंगल सी कितना है, 2x माइनस 1। एंगल डी कितना है, 2x प्लस 5। और एंगल ई कितना है, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 540। कोनो दिक्कत है। अच्छा, के गो 2x है, बोले सर 2 गो 2x, के गो है, बोले सर 5 गो है ना बाबू, 2 2 4 1 5 यानी कितना हो गया, बोले सर 10x हो गया। आपको पता है 9 और 1 10। अच्छा देखिए, प्लस माइनस खत्म हो गया, हाँ, तो 9, अच्छा 5 में 4 गया तो बोले सर प्लस 1 होगा, है ना। तो प्लस 1 और 9 1 10 यानी सीधा सीधी 10 हो रहा है, इक्वल टू कितना हो गया, 540। आपको पता है कि 10x इक्वल टू 540 में 10 चला जाएगा बाबू, उधर जाएगा ना 10, आराम से 10 जाएगा, तो कितना बच जाएगा, बोले सर 530 बच जाएगा। यानी x इक्वल टू बोले सर 53, सीधा से नीचे 10 हो जाएगा, कट गया, यानी कितना हो गया 53, x का मान 53 निकल गया। आपको पता है 2x प्लस 10 पूछा है ना, तो 2x प्लस 10, तो 2x कितना है, बोले सर 53 अब प्लस 10, तो 53 दूनी कितना होता है बाबू, बोलिए बोलिए बोलिए, ये 106 अब प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा, बोले सर 116। यानी बताइए आंसर कितना हो गया, बोले सर आंसर जो हो जाएगा ना वो 116 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। बोलिए समझ आया, बोलिए समझ आया, बोले हाँ सर समझ तो आ गया। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 8,000 की एक राशि 7.5% वार्षिक दर से एक वर्ष में साधारण ब्याज पर 9500 हो जाता है, तो उसी राशि का जो राशि है, यानी कौन राशि, 8,000, 20% वार्षिकी के दर से उतने ही समय, जो समय x समय है ना, वही समय कितना वार्षिक मिश्र धन होगा, मिश्र धन मतलब अमाउंट, यदि ब्याज वार्षिकी संयोजित हो। वार्षिकी संयोजित मतलब कंपाउंडेड इंटरेस्ट, देखिए लिखा हुआ ना कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ, तो पहले आपको क्या दिया, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया, पहले बनाते हैं। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता, बोले सर हाँ, S इक्वल टू क्या होता है, P गुने R गुने T, और नीचे कितना होता है बाबू, बोले 100 होता है। SI कितना है, बोलिए, बोले सर SI कैसे निकालते हैं, आपको पता है, बोलिए, कि अगर SI निकालना है तो SI इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यस या नो, बोले यस सर। अमाउंट कितना है, बोले सर 9500 रुपया हो गया है, अब प्रिंसिपल कितना है, बोले सर 8,000 है, तो घटाएंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, बोलिए, बोले सर 1500 है। इसका तो SI कितना हो गया, बोले सर 1500, प्रिंसिपल कितना है, बोले सर 8,000, रेट 7.5%,
और टाइम तो x मान लेते हैं, नीचे क्या हो जाएगा, बोले सर 100 हो जाएगा। आपको पता है कि 1 0 1 0 1 0 1 0, पॉइंट हटेगा तो नीचे एक के बाद है तो 1 0 तो रहेगा ही, फिर से 1 0 1 0, खत्म हो गया। आपको पता है कि 15 को 100 से गुना करके 15 एकम 15 2 को 0, अब 15 पचे 75, फिर कटे कोई, बोले एकदम सर। आपको पता है 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 एक 0, यानी कहने का मतलब हो गया, फिर से काटते इसको, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी कहने का मतलब होता है कि x बराबर 5 बटे क्या हो जाएगा बाबू, बोले 2 हो जाएगा। यस या नो, यानी कहने का मतलब है कि 5 बटे 2 वर्ष। कोई दिक्कत है, इसको थोड़ा पॉइंट में लिख देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4.5, यानी हम फ्रैक्शन में लिखते हैं इससे, अच्छा क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में 2 सही 1 बटा, एक सेकेंड 2 सही 1 बटा 2 वर्ष। कोई दिक्कत है, वही नहीं सर, समय निकल गया, आराम से निकाल लिए। आपको पता है कि उसी धनराशि, कौन सी धनराशि, 8000 जो धनराशि थी, ये 8000 की धनराशि 20% वार्षिकी, अब परसेंटेज जो था रेट परसेंट वहां 7.5 था, यहाँ 20% है बाबू। समय वही है जो x वर्ष था, x वर्ष कितना था, 2.5 साल, यानी 2.5 साल, यानी 2 सही 1 बटा 2 वर्ष, और वो यहाँ पे भी 2 सही 1 बटा 2 वर्ष, मिश्रधन पूछ रहा है। तो आपको पता है अमाउंट निकालेंगे कैसे, बोले सर 8000 रुपए की राशि। अच्छा पहले बताइए, पहला साल पूरा पूरी लगेगा, पहला साल भी 20%, तो 20% को फ्रैक्शन में बताइए, पहला साल कितना, बोले सर 20%, दूसरा साल भी बोले सर 20%, लेकिन तीसरा साल जो होगा ना बाबू 20% नहीं होगा, क्योंकि वो तो पूरा पूरी साल नहीं है, वो तो हाफ वर्ष के लिए था, तो हाफ से गुना करेंगे तो 2 पचे कितना, 2 दही कितना हो जाएगा 10, यानी 10% हो जाएगा। कोनो दिक्कत है? आपको पता है, क्या पता है बोलिए, आपको पता है कि 8000 रुपए की राशि, पहला साल 20% का मतलब क्या होता है बोलिए, बोले सर 20% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, बोलिए 1/5, याद है, और 10% को 1/10 कैसे निकालते हैं बाबू, प्रतिशत हम पढ़ाए हुए, वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 5 में 1 रुपया बढ़ा के 1 रुपया इंटरेस्ट, यानी कितना हो गया 6 पहला साल, उसके बाद नेक्स्ट 5 1 रुपया बढ़ा कितना हो गया 6, फिर नेक्स्ट 10 में 1 रुपया बढ़ा कितना हो गया 11। अब आपके मन में सवाल होता होगा सर इस रूल से क्यों फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, वैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला ही यूज किए, बस आपको पता नहीं चल रहा है। क्या आपको याद नहीं है कि a इक्वल टू क्या था, p 1 प्लस r बटा 100 के पावर n, ऐसे ही ना फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का, बस वही यूज किए, बस तरीका थोड़ा क्या किए अलग, समझे, याद रखिएगा। जब भी आपको अमाउंट निकालना बोले तो प्रिंसिपल लिखिएगा यहाँ पे, और नीचे रेट को, ऊपर अमाउंट ही है कि 5 रुपया उसका प्रिंसिपल है, ऊपर 1 रुपया इंटरेस्ट है, कितना हो गया अमाउंट, जैसे 6 रुपया, 5 रुपया प्रिंसिपल है, 1 रुपया इंटरेस्ट है, कितना हो गया अमाउंट 6 रुपया, 10 रुपया प्रिंसिपल है और 1 रुपया अमाउंट कितना हो गया, 1 रुपया इंटरेस्ट कितना हो गया अमाउंट 11 रुपया। याद रखिएगा एक नियम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का कि पिछले साल का जो भी अमाउंट होता है ना, वो दूसरे साल के लिए वो प्रिंसिपल कहलाता है, और दूसरे साल का जो अमाउंट होता है ना, वो तीसरे साल के लिए क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। ये चीज तो पता है ना बाबू आपको, ये चीज पर ध्यान दीजिएगा, अगर पता है तो बहुत अच्छा है, बाद में तो हम पढ़ाएंगे ही पूरे यूट्यूब पे, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो आपको पता है 1 0 से 1 0 फिर कटेगा, तो आपको पता है 5 एकम 5, 5 6 30 0, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी कहने का मतलब था 32 और 6 छक्का 36 और गुने 11। अच्छा कौन सा ऑप्शन हो बता सकते हैं, 6 दूनी 12 2। अच्छा लास्ट ऑप्शन बोल रहा है यूनिट डिजिट से निकालते हैं, तो 6 दूनी 12 का 2 और 2 एकम 2 है ना, बोलिए, बोले हाँ लास्ट में कौन सा है, बोले सर 2 होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन में लास्ट में 2 है, बोले सर ये ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा, यानी 1 2 6 7 आंसर, आंसर। बोलिए समझ आ रहा है आपको, आया समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लीजिए, जिनको आता है बनाइएगा, जिनको नहीं आता नहीं बनाइएगा। जैसे देखिए प्रश्न जो है, ये प्रश्न जो है थोड़ा सा लाइन एंड एंगल का नॉलेज होना चाहिए,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सॉरी ज्योमेट्री में। पहले समझिए क्या है सो। बोल रहा है कि इस तरह का एक दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा। समांतर रेखा में क्या होता है कि एक ट्रांसवर्स लाइन होता है, तिर्यक रेखा जिसे बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। जो ट्रांसवर्स लाइन कौन है? बोले सर समांतर रेखा ए बी सी और डी। और ए बी जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? सी डी। और पी और क्यू जो है ना वो क्या? ट्रांसवर्स लाइन है, किसका? ए बी सी डी का। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान दिएगा, पहला चीज कि वर्टिकल सम्मुख कोण बराबर होते हैं बाबू। सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? इस तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके। यानी ये एक है तो ये क्या हो जाएगा? दो। ये आपका तीन है, ये आपका क्या हो गया? चार। यानी कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपस में क्या है? बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। बताइए समझ आया आपको? बताइए समझ आया आपको? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, ये काहे नहीं ले रहा है? चल छोड़िए, नहीं ले रहा है। देखिए अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरा दूसरा पढ़ेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसको बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण बोलते हैं। ध्यान दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि एक साइड, जैसे एंगल 1, ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं हम। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। यानी कहने का मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है संगत कोण, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और जो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 4 एंगल 3 के बराबर, एंगल 8 एंगल 7, ये भी लिख सकते हैं। एंगल 8 एंगल 7, एंगल 5 एंगल 6, एंगल 5 एंगल 6, ये आपस में क्या है? बराबर है। क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या आपको समझ आ रहा है? बोलिए, आ रहा है समझ? एक सेकंड रुकिए। चलिए यहां तक समझ आया आपको? अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कि आपका जो ये जो होता है ये दोनों एंगल का जो सम होता है ना वो होता है 180 डिग्री। ये दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। बात समझ रहे हैं? क्या बोल सकते हैं? इंटरनली corresponding angles are supplementary, sum of supplementary। आने हम यहां लिख देते हैं तीसरा नंबर कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू, या ऐसे समझिए कि इंटरनली है ना तो लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं कि सम
ऑफ इंटरनली corresponding एंगल इतना जगह नहीं है, रुकिए मुंह से हम बोल देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में तो पढ़ाना है ही। फिर हम लिखते हैं एंगल वन, ये एंगल वन जो है सो उतना लिखेंगे तो पेज भी अभी नहीं, छोड़िए। एंगल वन और एंगल सेवन जो होगा ना आपका वो हो जाएगा 180 डिग्री। उसी तरह एंगल फोर और एंगल सिक्स जो हो जाएगा 180 डिग्री। बताइए समझ आया? अब वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए, ये हो जाता है आपका इंटरनली कोरस्पॉन्डिंग आर सप्लीमेंट्री, समझ रहे? एक बोलता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और अल्टरनेट एक्सटीरियर आर एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों समझाते हैं आपको, थोड़ा सा ही समझ लीजिए। चलिए देखिए, अगर हम जाते हैं 4 नंबर में तो पहला हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए अल्टरनेट मतलब क्या होता है? एकांतर बोलते हैं, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एकांतर मतलब होता है कि एंगल 2 और एंगल 5 ये आपस में क्या होंगे बाबू? बराबर। एंगल 3 एंगल 8 आपस में क्या होंगे? बराबर। तो एकांतर कोण, आंतरिक एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आंतरिक एकांतर कोण बराबर, आंतरिक एकांतर कोण, ठीक है। एक चीज और देखिए, 5 नंबर में देखिए बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, यानी कह सकते हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो बाह्य मतलब ये होगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, समझे? ये सारे एंगल अब दिमाग में रखिएगा, टोटल पांचों के पांचों दिमाग में फिट रखिएगा, ठीक है। बढ़े आगे, तो 1 2 3 4 5 पूरा लाइन एंड एंगल इसी में लगभग खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि किसी तिर्यक द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदन से काटने के बाद दो संगत कोण, संगत मतलब क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए अभी पढ़े कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं सर? इक्वल होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? 3x - 20 और 5x - 60। क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल? सीधा सीधी क्या लिखेंगे? 3x - 20 इज इक्वल टू 5x - 60। आप सॉल्व कीजिए, 3x उधर चल जाएगा तो 5x - 3x ये इधर जाएगा तो 60 प्लस हो जाएगा, -20 हो गया। आपको पता है घटेगा तो 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। कटेगा ना बाबू? कितना हो जाएगा x बराबर? बोले सर 20। तो x का तो मान 20 निकल गया। हमको तो 4x + 30 चाहिए, तो 20 का मान कितना है? बोले x का मान 20 है प्लस 30, तो 20 दूनी 20 चौक 80 प्लस 30 कितना हो गया बाबू? बोले से 110 हो गया, 110। यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। आया समझ? तो आपको अगर याद है तो तुरंत बन जाएगा, ये याद रखिएगा। किसी समलंब ABCD के समांतर भुजाएं, अब देखिए समलंब की बात कर रहे हैं, समलंब को समझिएगा ध्यान से। अगर हम एक समलंब छापते हैं, अच्छा इसमें समलंब है क्या देख लेते हैं, रुकिए। हाँ देखिए, इस समलंब को समझिए, ठीक है।
चलिए समलंब को देखिए, ये होता है आपका ए, ए बी सी और डी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी डी तो ये हो गया आपका आराम से। समलंब बोलता है कि जो ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल हैं, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हम एक चीज क्या करते हैं, एक चीज समझिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए इसको इसको लेते हैं, ये आपका हाइट हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, हाइट हो गया ना बाबू, हाइट। बोले हाँ सर। ये हाइट जो इसको मान लेते हैं h, तो इसको भी क्या मानेंगे h। अगर हमको इसका क्या निकालना हो, बोलिए, अगर मुझे इसको एरिया निकालना हो, एरिया, ये जो b है ध्यान दीजिएगा यहां से लेकर यहां तक का b है, ठीक है। बाकी a तो आपको पता है कि ये पूरा a है यहां तक। अगर हमको समलंब का एरिया निकालना हो, समलंब का क्षेत्रफल निकालना हो, ट्रेपिज्म का क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, तो हाफ गुना अपोजिट साइड्स का जो सम होता है ना, फिर गुना h। ये फॉर्मूला है कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समझे, याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, अगर याद है तो बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन बनाते हैं हम, वही फिगर को छापते हैं, थोड़ा समझिएगा, फिगर को छाप रहे हैं तो एक सेकेंड एक सेकेंड। देखिए छापने फिगर, ये आपका हाइट है, ये आपका हाइट है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी और डी। ध्यान दीजिएगा कि किसी समलंब यानी ट्रेपिज्म है, ए बी सी डी समांतर भुजाओं कौन कौन है, ए बी और सी डी के बीच की दूरी, बीच की दूरी बोल रहा है, बी और सी डी के बीच की दूरी कितना है, बोले सर 12 सेंटीमीटर। उसका हाइट दे रहा है, हाइट कितना है जी, बोले 12 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि ए बी छोटा है सी डी से, सही बात है, ए बी छोटा है सी डी से। सी डी कितना है, बोले सर सी डी है 24, यानी 24 सेंटीमीटर पूरा है, यहां से लेकर यहां तक, याद रखिएगा। और एडी और बीसी, ये जो एडी है, एडी और बीसी क्या है, आपस में बराबर है। अच्छा काम कीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इधर से चल रहा है ए बी सी और डी, फिगर ऐसा है। तो एडी कितना है, बोले सर 13 सेंटीमीटर, और बीसी कितना है, बोले 13 सेंटीमीटर, है ना। ये आपस में क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ये परपेंडिकुलर हाइट है तो बता सकते हैं कि ये कितना डिग्री बनाएगा, बोले सर 90 डिग्री बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा वो। अगर 90 डिग्री बनाएगा तो क्या बता सकते हैं कि इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। तो बता सकते हैं कि त्रिभुज APD कौन सा होगा, बोला समकोण त्रिभुज होगा। क्या बता सकते हैं कि इसका DP का मान क्या होगा, बोले एकदम बता सकते हैं सर। DP का मान लेते हैं कि ये आपको पता है कि इधर वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण, और ये लंब और ये आधार। तो हमको अगर निकालना हो तो DP का स्क्वायर, पता है ना आपको क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, बोले सर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता बाबू, बोले याद है कि नहीं याद है। इसमें से जो निकालना हो, तो डीपी मेरा आधार है, कर्ण कौन है, बोले सर 13, यानी एडी का स्क्वायर माइनस एपी का स्क्वायर, यही ना करेंगे बाबू, क्योंकि हमको तो बेस निकालना है, आधार निकालना है तो लंब माइनस करेंगे, लंब निकालना होगा तो आधार माइनस करेंगे, और कर्ण निकालना दोनों का स्क्वायर को जोड़ देंगे। तो आपको पता है डीपी निकालना है तो रूट अंडर एडी, एडी मतलब 13 का स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। अच्छा कितना होता है बता सकते हैं, बोलिए। बोले सर 25। अब बताइए 25 का वर्गमूल कितना होता है, बोले सर 5। इसका मतलब ये कितना हो गया, बोले सर ये 5। अगर ये 5 तो ये भी 5। अच्छा इसको डाइट बना सकते हैं, आपको हम कुछ दिन पहले ऐसा बात है।
चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। हम उस कल आपको ट्रिपलेट पढ़ाए थे पिछले सीटेट का जब हम करवा रहे थे, तब ट्रिपलेट क्या क्या था याद है आपको? बोलिए सर। ट्रिपलेट पढ़ाए थे कुछ याद कीजिए, समकोण के लिए सबसे अच्छा है 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17 याद है, 9 12 15, 9 40 41 याद कीजिए, 10 24 26, 11 60 61, 12 35 37 याद है। और भी ट्रिपलेट है, इतना काफी होता है एग्जाम के लिए। ये ट्रिपलेट आपको याद करने बोले थे, याद है? तो देखिए याद है, देखिए यहाँ पे लिखा 5 12 13। अगर मुझे याद रहता बाबू तो हम सीधा सीधे इसको 5 नहीं बोलते, देखते सर 5 12 13 है। अगर ये 5 है, ये 5 है, मिला के कितना हो गया बोले 10। अगर ये सिर्फ निकालना हो, सिर्फ ये वाला, तो क्या करते बोले सर इसमें 24 माइनस 10 करना पड़ेगा, हो जाएगा 14। अगर ये 14 पी क्यू तो ये तो पूरा परपेंडिकुलर था, समानांतर है। अगर ये 14 तो ये भी क्या हो जाएगा बोले सर ये 14 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बाबू? तब हो रहा है क्षेत्रफल, बताइए समलंब का क्षेत्रफल, ट्रेपिज्म का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए? समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है बोले सर? समलंब का क्षेत्रफल होता है हाफ, और अपोजिट का योग यानी 14 प्लस 24, और गुना हाइट मतलब 12 हो जाएगा। कटेगा 2 छक 12, और 24 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38 गुना 6, गुना करेंगे तो 8 छक 48, 6 18 18 यानी 22 हो जाएगा, यानी 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आया समझ? यानी ऑप्शन नंबर ए की हो जाएगा। वो किसकी हो जाएंगे? ए की हो जाएंगे। आया समझ? बोलिए आगे समझ बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया? बड़े आगे चलिए, बहुत अच्छे तरीके से और आराम से पढ़ा रहे हैं, हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन को अगर अच्छा से अपने समझेगा हर एक क्वेश्चन को, तो आपको जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका रिपीट करेगा, डेटा चेंज करके आपको दे देगा। देखिएगा ना, बोल रहा है कि इन निम्न आंकड़े के खिलाड़ी द्वारा उसके द्वारा खेले गए पिछले 11 मैचों विकेट, ये सब पढ़ा लिखा हुआ है, हमको मतलब सिर्फ इससे है। बोल रहा है कि इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक, बहुलक क्या होता है? जो उस सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। बताइए सबसे ज्यादा बार किसका रिपीट है? बोले सर 1 2 3 4, और 2 का रिपीट कितना? 2 बार है। 4 का भी 2 बार है। इसका सबसे ज्यादा रिपीट किसका हुआ? 1 का। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा सर? बहुलक हो जाएगा 1। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है वो मेरा बहुलक हो जाता है। माध्य क्या होता है? माध्य पता है एक तरह का एवरेज ही होता है, औसत। माध्य बोलिए या औसत बोलिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तब माध्य निकालते हैं। तो माध्य कैसे निकालेंगे? टोटल कुल आंकड़ों का योग, याद है? कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो आपको तो जोड़ेंगे ना, तो 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 के को प्रेक्षण है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को प्रेक्षण है। कोई दिक्कत है सर? ऐड कीजिए, जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 3 7 2 9 1 10, 10 10 2 12, 12 2 14, 14 18 19, यानी माध्य कितना हो गया सर? माध्य हो गया 19/11। सर अंतर पूछा, माध्य और बहुलक में क्या पूछा है? अंतर पूछा है। तो आपको पता है कि 19/11 माइनस 1, अंतर निकालेंगे तो 19 माइनस 11/11 यानी हो जाएगा 8/11 आंसर। आया बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए 8 नंबर में चलते हैं। देखिए आपको हम कल बताए थे डिविजिबिलिटी रूल, पिछले कक्षा में क्या बताए थे? याद है इसका डिविजिबिलिटी रूल? तो आपको पता है कि 88 को ऐसे तोड़िए ना जिसका आपको डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम पता है, 11 गुने 8 में तोड़ दीजिए।
बोल रहा है कि 565 x 9274y को किससे भागा देंगे? 11 और 8 से। अब सुनिए, 8 बोलता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाता है, इसका मतलब संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। यानी हमको सिर्फ इतना ही देखना 8 के लिए। बोले एकदम सर। यानी 74y को हम किससे काटेंगे? बोले सर 8 से। ऐसा क्या क्या ले सकते हैं? तो पहले इसको काटिए। तो 8 एकम 8, 8 9 72, कितना बच रहा है? बोले सर 2 बच रहा है। अच्छा, अगर 2 बच रहा है तो 2 में ऐसा हम क्या लिखें जी कट जाइए? बोले सर 4 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। 8 तिया 24, यानी y का मान हम क्या लेंगे? बोले सर 4 ले लीजिए। y का मान क्या ले लीजिए? 4 ले लीजिए। यानी आपका y का जगह पे क्या फिक्स हो गया? 4। 4 के अलावा दूसरा फिक्स नहीं है। अगर दूसरा फिक्स करते हैं, क्योंकि आपको एक ही सिंगल डिजिट लेना है, तो या तो 0 ले सकते हैं, या तो 1 ले सकते हैं, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या 6, या 7, या 8, या 9। और तो नहीं लेना और तो नहीं ना ले सकते हैं बाबू। तो सिर्फ 9 तक ही ले सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो आपको 4 ही लेना होगा, क्योंकि फिर 8 चौक 32 पर 8 पे 40 होगा सीधे। या तो 2 ही ना। तो आपको पता है कि हम 4 के अलावा दूसरा नहीं ले सकते हैं। अब मुझे 11 देखना है। 11 आप पता है कि अल्टरनेट, जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या है 2, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3 3 1, काटना है 11 से, तो अल्टरनेट जोड़ दीजिए और उसका अंतर निकालिए। यानी 1 + 3 और 3 + 1 का अंतर अगर क्या होगा? 0 या 11 से कट जाए, या 11 का कोई नंबर आ जाए, यानी 0 या 11 आ जाए, तो 4 - 4 कितना हो गया? बोले सर 0। या तो अल्टरनेट जब जोड़ते हैं और उसका अंतर निकालते हैं, तो या तो वो 0 आ जाना चाहिए, या तो 11 आ जाना चाहिए। अगर आ जाता है, या दूसरी बात 11 से कट जाए, इसका मतलब है वो संख्या 11 से कट जाती है। ये सिखाएंगे आपको विभाज्यता का नियम, अभी इतना ही समझिए। अब अल्टरनेट ऐड करते हैं, देखिए, है ना, जोड़िए। 5 5 10 19, 19 और 7 कितना होता है बाबू? 26। और 26 और 4 बोले सर 30 होता है। क्या होता है? 30। अंतर निकालेंगे। अब अंतर हम इस कलर चेंज कर देते हैं, जिससे आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। 6x 2 और फिर 4। तो आपको पता है कि 6 + x, 6 2 8, 8 और 4 12, यानी 12 + x। अब सुनिए, आप x का मान क्या ले सकते हैं? आपको पता है कि 30 में 12 गया तो कितना बचा बाबू? बोले सर 30 में अगर 12 गया ना, तो 18 बचा। और क्या घटा 18 में जो 11 से कट जाए? तो आपको पता है कि आप एक काम कीजिए ना, 7 और घटा दीजिए। अगर 7 और घटा देंगे तो 11 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x का मान कितना हो गया? बोले सर 7 हो गया। x का मान कितना हो गया? बोले सर 7 हो गया। और y का मान 4 हो गया। इसका मतलब है कि हमें तो सबका आंसर आ गया। बोले हाँ। अब सुनिए, आपसे पूछा है 2x + 3y, तो x का वैल्यू कितना है बाबू? बोले सर 7, और y का वैल्यू 4। 7 दूनी 14, 4 तिया 12। बताइए आंसर कितना हो गया? बोलिए। 26 आंसर। कितना हो गया? 26। ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। बोलिए, ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। समझ आ रहा है? विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि रेखा AB, एक रेखा है AB है, एक AB रेखा है, ठीक है, पर स्थित O है स्थित एक बिंदु है AB, एक ही और मतलब एक तरफ, या तो नीचे या तो ऊपर, एक ही और दो रेखा, दो किरणें OC और OD इस प्रकार खींची गई है। यानी दो रेखा खींची है, यानी एक खींची गई है OC, O और C, और एक खींची गई है OD, ठीक है, किरण खींची गई है। कोई दिक्कत है? इस प्रकार खींची गई है कि OC इस परपेंडिकुलर OD, याद रखिएगा यही इंपॉर्टेंट है। OC ये परपेंडिकुलर का साइन होता है OD पर क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी OC परपेंडिकुलर OD, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो कोण है बाबू कितना है? वैसे 90 डिग्री का कोण है। कोई दिक्कत है? एंगल OAOC बोले थे ना, हमेशा जब इस तरह लिखा रहा तो बीच वाला भी फोकस कीजिए।
AOC। अच्छे काम कीजिए, इसको इधर लिख देते, कोई दिक्कत हो ना, नंबरिंग है ना, इधर कर देते D। ठीक है, आपको पता है कि एंगल AOC कितना है, बोले सर है x, और एंगल BOD कितना है, बोले सर 3x। ठीक है, तो एंगल BOD पूछ रहा है, नहीं 3x का मान पूछ रहा है। एक बात बताइए हमको कि अगर आपको पता है, क्या पता है बाबू, कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल पता है आपको? चलिए बताते थोड़ा सा सुनिए। अगर एक लाइन खींचें और इतना ही एंगल लें, यानी कह सकते हैं 90 डिग्री से छोटा है, अगर 90 डिग्री से छोटा है, समझ रहे हैं, तो कहलाता है एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल कहलाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण। क्या बोलते हैं बाबू? न्यून कोण। समझिएगा, अगर मान लीजिए एंगल थीटा है, तो थीटा जो है या तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दूसरा देखिए, एंगल जो हो वो पूरा पूरी 90 डिग्री हो, थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। इसका मतलब है अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, इसका मतलब है कि है राइट एंगल। ये क्या है बाबू? राइट एंगल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, आगे देखिए, अगर तीसरा हम देखें, अब क्या होगा, ये 90 डिग्री से भी बड़ा हो जाएगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। ये जो एंगल है, यानी हम कह सकते हैं 0 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा थीटा और 180 डिग्री से छोटा बाबू, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल, जिसे हम लोग बोलते हैं बाबू अधिक कोण। क्या बोलते हैं बाबू? अधिक कोण बोलते हैं। अगला देखिए 4 नंबर, अगर पूरा पूरी एक स्ट्रेट एंगल आ जाए, तो पूरा स्ट्रेट एंगल क्या होता है बोलिए? बोले सर होता है 180 डिग्री। कहने का मतलब पूरा स्ट्रेट यानी सरल रेखा, स्ट्रेट एंगल, इसे क्या बोलते हैं बाबू? 180 डिग्री। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 180 डिग्री सरल, सरल कोण, सरल कोण आया बाबू। 5 नंबर क्या है? जैसे ही एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा, समझ आइए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं बाबू। और आपको पता है प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? तो सर 180 डिग्री से बड़ा थीटा, 180 डिग्री से बड़ा थीटा, और 360 से क्या हो जाता है, छोटा। एक लास्ट हो जाएगा आपका 6ठा नंबर, कंप्लीट एंगल, पूरा का पूरा कंप्लीट थीटा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं बाबू? कंप्लीट एंगल, यानी हो जाएगा 360 डिग्री, यानी इसे बोलेंगे पूर्ण कोण। क्या बोलेंगे? पूर्ण कोण। आया बात समझ? चलिए बहुत सुंदर, अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन बोल रहा, बताइए पूरा का पूरा सरल रेखा है कि नहीं है? अगर इस सरल रेखा है बाबू, तो पूरा का पूरा एंगल क्या हो जाएगा सर? बोले सर पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा 100, बोलिए 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो लिख सकते हैं कि x प्लस 90 प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x 3x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 180 में उधर 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, यानी x इक्वल टू 90 बटा क्या हो गया, 4। काटेंगे तो हो जाएगा 45 बटा 2 डिग्री। आया समझ? x का मान आ गया। आपसे पूछा क्या है, BOD, BOD कितना है, BOD 3x है, तो 3x निकालना है, तो 3 गुना 45, बोलिए बोलिए 45 बटा 2 कितना हो जाएगा, पॉइंट में है कि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में है, तो हो जाएगा 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13 बटे 2, 2 छक 12, 2 सती 14, 1 बटा 2, यानी 67 सही 1 बटा 2 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। बताइए समझ आया आपको? बोलिए, आ गया समझ? आगे बढ़ते हैं।
ये तो नॉर्मल चीज है, आपको पता है कि सॉल्यूशन करना है सिर्फ इसमें। पिछला बार भी ये क्वेश्चन आया था, देखे भी थे आप लोग। तो x माइनस 4/x -1 ऐसे यहां करते हैं। एक सेकेंड। x माइनस 4/7 -1 इज इक्वल टू 5 माइनस x बटे 3 प्लस x। आपको पता है कि x माइनस 4 -7/7 हो जाएगा बाबू। क्यों? क्योंकि भीम का जोड़ घटाव करेंगे। 5 माइनस एक्स प्लस 3x हो जाएगा और नीचे 3। अब बताइए, हमको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस है ना, तो x माइनस 7×4=11/7 हो गया। उसी तरह 5 माइनस एक्स प्लस 3x क्या हो जाएगा बोलिए? तो 5 + 2x हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा बाबू? बोले सर 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 33 और 35 प्लस 14x। आपको पता है कि इधर चल जाएगा तो 14x माइनस 3x कितना हो जाएगा? बोले सर 11x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये सब तो थोड़ा मोड़ा कर ही पा रहे होंगे ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर इधर ले आए तो चलिए इधर करेंगे तो आपको पता है कि 5 3 बोलिए 8 और 3 3 6 68 हो जा रहा है अभी माइनस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -68/11। ठीक है, चलिए आपको पता है कि यहाँ पे x को ही क्या बोलता है? बोले सर k बोलता है, बोल रहा है ना। इस वक्त x का मान नहीं निकाले हम, साथ ही साथ किसका मान निकालें? k का मान निकालें। तो 11k प्लस 18 और 11k -12। तो सुनिए 11 गुना -68/11 प्लस 18 और 11 गुना -68/11 -12। देखिए ये खत्म ना हो गया 11 11 यानी सीधा सीधी 68 -68 प्लस 18 -68 प्लस 18 बटे -68 -12। बताइए गुना करेंगे। अब इसको पता है कि घटेगा, अभी माइनस में ही आंसर आएगा। तो कितना होगा? 0 और ये 50 नीचे होगा माइनस 8 2 10 6 1 7 1 8 80 कट गया ना। अरे माइनस माइनस भी खत्म हो गया। अरे आंसर कितना हो गया? 5/8 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे बाबू। बताइए समझ आया आपको? आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित है, यानी आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी जो सीपी है वो सीपी कितना है? बोले सर 750 रुपया और अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट परसेंट बोले सर 24% और सेलिंग प्राइस कितना है डिस्काउंट देने के बाद? 608 रुपया। यदि इस वस्तु को उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितना का लाभ होता? सुनिए पहला चीज समझिए कि हमें अंकित मूल्य पहले पता तो चल जाए कितना है। तो अंकित मूल्य मान लेते हैं एमपी, मान लेते हैं मार्क प्राइस बोलते हैं। अंकित मूल्य क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस, एमपी। एमपी मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। तो x गुना, आपको पता है 24% मतलब क्या होता है भाई? 24/100 होता है ना। तो 100 रुपया उसका क्या होगा? बोले सर मार्क प्राइस होगा। होगा कि नहीं होगा? और एकदम सर 100 क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस। कितना में बेच दिया बोलिए? कितना में बेच दिया बोलिए? बोले सर बेच दिया वो 24 रुपया कम में। डिस्काउंट मतलब कम हो गया, यानी कितना बेचा बताइए? कितना बेचा सो बोले बताइए? सर वो बेचा 608 रुपया। तो सीधा सीधी 608 गुना, एकदम इजी तरीके से बताएं, सीधा 608 गुना यानी 100 का चीज पर 24 का कम बेचा, यानी कितना बेचा बोलिए? सर बेच दिया आपका हो जाएगा 76 में बेचा, बेचा ना। तो 76 नहीं 608, तो इसका मतलब नीचे रखेंगे 76। हमको तो एमपी चाहिए क्योंकि नीचे वाला क्या होता है? एमपी होता है और ऊपर क्या है? डिस्काउंट है ना। तो एमपी कितना है? हमको तो एमपी निकालना था 100। तो ये किसका मान निकल जाएगा सर? ये हो जाएगा एमपी का मान। कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा एमपी का मान। कितना का मान हो जाएगा? एमपी का मान हो जाएगा।
चलिए थोड़ा सा इसको अगर हम और अच्छा से लिख देते हैं, ये सब कम कंफ्यूजन होगा। सुनिए, अगर हम सीधा सीधी एमपी का निकालने खोजें तो सेलिंग प्राइस कितना है 608 गुना कितना सेलिंग प्राइस है 100 में 24 का डिस्काउंट यानी 76। हमको तो एमपी निकालना है, तो एमपी कितना है 100। अब थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे इसको। जब सॉल्यूशन कीजिएगा ना बाबू तो हो जाएगा 8×48 8×7=56। हाँ 8 बार में कट जा रहा है, यानी कितना हो गया एमपी? बोले सर 800 हो गया। तो बताइए, आपसे पूछ रहा है अगर सेलिंग प्राइस 750 है, 800 उसका मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य जो एमआरपी था, कितने का प्रॉफिट? बोले सर 50 रुपया का प्रॉफिट है ना प्रॉफिट? बोले हाँ 50 का प्रॉफिट किस पर? 750 पर। प्रतिशत चेंज करने के लिए बाबू 100 से गुना, 0 से 0, और ये हो जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया, 0 से 0। अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25, फिर कटेगा 5 दिया 15, 5 10, यानी कितना हो गया बाबू? बोले सर 20/3%, यानी 6 सही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ आया आपको? आया समझ? एक ये तरीका होता है, एक तरीका ये होता है, सुनिए क्या तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि 24% आपका डिस्काउंट है, तो 24 बटा क्या हो जाएगा? बोले सर 100 हो जाएगा, कटेगा 4 छक 24, अरे 25, अरे हो गया -6/25। आपको पता है नीचे वाला एमपी है, ऊपर वाला डिस्काउंट है। अच्छा एमपी और एसपी का अनुपात लिख सकते हैं? बोले लिख सकते हैं सर। 25 के चूज पर 6 का डिस्काउंट, यानी कितना बेचा? बोले सर 19 से बेचा। बोला 19 में नहीं बेचा है, कितना बेचा है? बोले सर 608 में बेचा है। बताइए कितना गुना? बोले सर आपको पता है कि 608, बोलिए 608 को हम 19 से भागा देंगे तो कटेगा कितना बार में? 19। आपका हो जाएगा, एक सेकंड, 19 या 57 और 19 दूनी 38, यानी कितना गुना? बोले सर 32 गुना। ते भी कितना गुना? बोले सर 32 गुना। समझे? तो 25 दूनी 50, यानी कितना हो जाएगा? सीधा सीधी 800 हो जाएगा। बताइए सीपी कितना है? बोले सर सीपी है आपका 750, और एमपी कितना है 800। कितने का प्रॉफिट? बोले सर 50 का प्रॉफिट। हमको तो प्रॉफिट प्रतिशत चाहिए, तो प्रॉफिट कितने का? बोले सर 50, किस पर? 750 पर। और आपको पता है कि प्रतिशत चेंज करने के लिए 100 से गुना, वही सेम है। काट छाट करेंगे, काट छाट करेंगे तो 3 इधर 20, यानी हो जाएगा कितना? वैसा हो जाएगा 20/3%, यानी हो गया 6 सही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ आया? देखो तरीका ये एक तरीका है, आपको जैसे बनाना बनाइए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बनाना कैसे चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। देखिए ये भी एक तरह का क्या बोल सकते हैं, बोर्ड मास है, आराम से बनाइए एकदम होले होले। 31,096 भागा 2704 भागा 2 प्लस 0.6738 प्लस 0.63 प्लस 0.059 माइनस 0.79। ठीक है, आपको पता है पहले तो ये खत्म हो गया, भागा चला गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। उसके बाद 31,096 बटे भागा है ना 1352 प्लस, एक काम कीजिए यहां से यहां जोड़ दीजिए। अच्छा जोड़ने का तरीका आपको पता है क्या? बताइए। देखिए जोड़ने का तरीका क्या होता है, 0.6738 आज पॉइंट है तो पॉइंट से ही स्टार्ट करना है, 63 पॉइंट है तो पॉइंट से ही स्टार्ट करना है, 059। ठीक है, सीधा सीधी याद रखिएगा। अब जोड़िए तो 8 9 3 12 7 3 10 5 15 1 16 6 6 12 1 13, यानी 1.3628। घटाना है, क्या घटाना है जी? 0.79 घटाइए, 8 2 क्योंकि 0 0 है, 16 में 9 जाएगा तो बताइए बाबू कितना होगा? बोले सर 7। कितना हो गया ये? बोले सर 12, इधर से एक पैसा लेंगे 12, 12 में 7 जाएगा तो 5, और सीधा सीधे 0 हो गया, यानी सीधा सीधी आ गया 0.5728। देखिए सब में देखिए
0.57 578 ये अलग अलग है, इसका तो ये तो ऑप्शन मेरा नहीं होगा, ऑप्शन जो होगा यही दोनों में कोई ऑप्शन होगा। बोले हाँ सर। अब देखिए काटिएगा तो काट दीजिए, किससे कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, उसके बाद हो जाएगा आपका 5, 8 48, 8 9 72, और फिर 8 24, और 8 64, 6 8 64, 64 और 3 64 हो गया, और 8 7 56। ठीक है, आपको पता है कि अब एक तरीका है कि कैसे करेंगे 169 को 3887, तो यूनिट डिजिट देख लीजिए, लास्ट का 3 देखना है ना, लास्ट में देखना है कि लास्ट का अलग अलग है, तो 9 तिया 27 यानी 3 बार लास्ट में, ये तो 9 चक्का 36 4 नहीं, इसे पूरा पूरी कटेगा, यानी कितना बार में कट जाएगा, 27 बार में कट जाएगा, यानी 23 प्लस 0.5728 जब ऐड करेंगे बाबू तो 23.5728 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है, बोलिए, कोई दिक्कत है बाबू, आ गया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, प्रायिकता का प्रश्न होता है, कुल परीक्षणों और टोटल आउट बोलते हैं ना, फेवरेबल आउटकम्स बते टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी क्या होता है प्रायिकता, बताइए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है बाबू, बोलिए, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स, यही ना होता है, बोले हाँ सर यही होता है। तो एक बात बताइए हमको कि जो कार्ड में जो लिखा है संख्याएं कितनी है, 12 13 14 2 2 2 70 71 कार्डों पर लिखकर एक डिब्बे में रख दी गई है, एक कार्ड पर एक संख्या या फिर उस डब्बे में से बिना देखे यानी अदृश्य निकालना है, रेंडमली निकालना है, एक कार्ड निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाले गए कार्ड एक संख्या है जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब भाज्य होगा। अभाज्य किसे बोलते हैं, अभाज्य संख्या उसी को बोलते हैं जो एक और स्वयं कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे, यानी जिसका फैक्टर 2 होता है, जिसका भाजक 2 होता है, वही है आपका अभाज्य संख्या। और टोटल 1 से लेकर 100 तक में 25 गो अभाज्य संख्या है, कितने हैं बाबू, 25 गो। पहले एक चीज समझिए, आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा कि टोटल अगर आपसे पूछे कि 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या, तो बोलिएगा 25 गो। अगर आपसे पूछे कि बताइए 1 से लेकर 50 कितने अभाज्य संख्या, बोलिएगा सर 15 गो। और 50 से 100 बोलेगा तो बोलिएगा सर 10 गो। अच्छा, आपसे अगर पूछे कि 1 से लेकर 25, तो 1 से 25 होता है 9 गो। और 25 से 50 बोले तो बोलिएगा सर 6 गो। और 50 से 75 बोलिएगा तो इसमें भी होता है 6 गो। लेकिन जब 75 से 100 अगर अभाज्य संख्या निकालना तो बोलिएगा 4 गो। ठीक है ना, इसको रट के रख लीजिएगा, हम लोग सब दिमाग फिट कर लीजिए। अब अभाज्य संख्या होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, जिसका फैक्टर एक और इट सेल्फ का मतलब क्या होता है बताइए, इट सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, स्वयं हो, स्वयं हो, समझे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है, एक और स्वयं। अगर हम आपसे पूछे कि क्या 2 अभाज्य संख्या है, बोले एकदम सर 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं कटता, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक तो 1 से कट रहा है, लेकिन एक कोई और फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, एटलीस्ट 2, समझ रहे हैं ना, एटलीस्ट 2 होना ही चाहिए, और मोर देन 2 नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 2, यानी ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, सिर्फ और सिर्फ 2 ही होना चाहिए। तो 2 अभाज्य संख्या है, और ऐसी अभाज्य संख्या जो इवन प्राइम नंबर बोलते हैं इसको, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या अगर पूछेगा तो क्या बोलिएगा, एकमात्र सम अभाज्य संख्या वो कौन है, वो 2 है। अगर बोलेगा स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो बोलिएगा 2 है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर तो बोलिएगा 3 है। क्या है सर, 3 है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19, समझ रहे हैं, 23 27, समझ रहे हैं, उसके बाद 31, अच्छा 29 पे ले लेंगे, 27 नहीं, 29 31, ऐसा ही ऑन सोन चलते रहना है, समझे।
अगर अभाज्य संख्या का ज्ञान है तो बहुत अच्छा है, बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अच्छा 12 से लेकर अगर आपसे पूछे 71 तक कितने टोटल आउटकम्स होंगे तो कैसे निकालेंगे? अगर टोटल निकालना है, टोटल टर्म निकालना है, टोटल पद निकालना है तो क्या कीजिएगा? लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, एक तरीका होता है। लास्ट कितना है जी? 71, फर्स्ट कितना है? 12 प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट यानी कह सकते घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? बोले सर 59 हो जाता है, और 59 प्लस 1 कितना हो जाएगा? बोले सर 60, यानी टोटल 12 से लेकर 71 तक कितने टर्म है, कितनी संख्या? बोले सर 60, यानी टोटल आउटकम्स कितना हो गया? बोले सर 60 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको वैसी संख्या निकालना है, वो कार्ड निकालना चाहिए जो अभाज्य संख्या नहीं हो। इसका मतलब जो अभाज्य संख्या इसके बीच आएगा उसको माइनस कर देंगे। बोले एकदम सर, टोटल आउटकम्स में माइनस हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि अभाज्य संख्या कौन कौन है 12 से लेकर 71 तक? तो 12 नहीं है सर, 13 है। तो एक बात बताइए, क्या इसको इतना गिन रहेंगे? हम तो अभी सिखाए ना कि 1 से लेकर 25 तक कितना अभाज्य संख्या? बोले सर 9। अब 25 से लेकर 50 तक बाबू? बोले सर 5, सॉरी 6। और 50 से लेकर 75 तक बाबू? बोले सर 6। इससे हम निकाल सकते हैं। अच्छा ये 12 से स्टार्ट किया, ध्यान सुनिएगा, 12 से स्टार्ट किया है। अगर 12 से हम 25 निकालें, यहाँ पे निकालते हैं, 12 से 25 निकालें तो पहली बात तो 9 तो होगा, उसमें क्या माइनस कर दे? बोले सर इसमें 2, 3, 5, 7 और 11 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 12 से स्टार्ट किया ना, तो 11 माइनस कर देंगे मतलब क्या होगा? 2 2 4 1 5। अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो 12 से लेकर 25 तक कितने भाज्य संख्या हो जाएंगे? बोलिए कितने हो जाएंगे? बोले सर हो जाएगा 4। अगर वही हम 25 से 50 लिखे सर, 25 से 50 में कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधी 6 लिख दीजिए। लेकिन जैसे ही 50 75 जाएंगे तो 75 तक नहीं बोला है, 71 तक बोला है, तो 75 तक तो कितना है? बोले सर 6 होता है, तो माइनस करेंगे। तो 71 के बाद 72, 72 के बाद 73, 73 ही एक प्राइम नंबर होता है जिसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? बोले सर 5 हो जाएगा। यानी ऐड करेंगे 6, 4 और 5, तो 6, 4 और 10 और 5 कितना हो जाएगा? बोले सर 15। तो टोटल 12 से लेकर 71 तक कितने प्राइम नंबर हो गए? बोले सर 15। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? बोले सर 15। तो सीधा सीधी तो कितने, तो आपको पता है, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स नहीं है, फेवरेबल आउटकम्स निकालना आपको। फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकलेगा? तो आपको पता है कि 15, ये जो 15 को नंबर है ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि बोल दिया वो संख्या भाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 60 माइनस, बोलिए 15, 60 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 60 माइनस 15 बोलिए, 60 माइनस 15 कितना हो जाएगा बाबू? बोले सर हो जाएगा, बोलिए 45। यानी फेवरेबल आउटकम्स हो गया 45 और टोटल आउटकम्स 60। जब काटेंगे 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी कितना हो जाएगा बाबू? 3/4 प्रायिकता। बोलिए आया समझ? आया समझ? आया कि नहीं आया सो पहले बताइए, नहीं तो फिर आप क्या कीजिए जानते हैं, अब एक एक नंबर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर ये टेक्निक अगर दिमाग में नहीं फिट है तो एक एक नंबर आपको फिर देखना पड़ेगा कि कौन प्राइम नंबर है, उसको लिखिए, फिर उसको गिनिए। और अगर इसमें गिनना नहीं पड़ेगा, इसमें क्या कि आपको पता है कि खड़ा खड़ा कुछ कुछ तो पता था, अब जो इसमें नहीं आएगा उसको माइनस कर देंगे उसमें से, तो जो बच रहा है वो मेरा उसमें से आएगा। बात समझे? बड़े आगे आपको हम दिखा दिए यहाँ पे, सॉरी आगे दिखाए ना, ये इसको समझ लीजिएगा। ये तो फिर आपको निकालना पड़ेगा एक साथ, जब निकालिएगा तब आप देखिएगा उसमें से 15 को ही आएगा। कितना आएगा बाबू? 15 को आएगा। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे। चलिए 2 क्वेश्चन है, आगे देखिए। ये क्वेश्चन है त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है वाले एक पहिए द्वारा 350 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। सुनिए, एक वृत्ताकार, त्रिज्या जहां हो गया वृत्ताकार की बात चलेगा, एक पहिया है, एक पहिया मतलब वृत्ताकार पहिया होता है ना बाबू, ये जो परिधि जो होता है ना पैरीमीटर, वो यही ना दूरी कवर करता है। बोले हाँ। तो ये कितना हो गया? बोले सर 2πr। पैरीमीटर कितना होता है? 2π, बोलिए वैसे 2πr होता है। तो आपको पता है कि कितने चक्कर लगाना है? 350 चक्कर। तो हम लिख सकते हैं
कि दूरी बराबर n गुने 2 पाई आर। n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा नंबर ऑफ चक्कर, चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या। ठीक है, आपको पता है n कितना है? बोले सर 350। त्रिज्या कितना है? बोले पाई मतलब 2, मतलब 2 लिखना होगा क्योंकि फॉर्मूला होता है पाई का वैल्यू होता है 22 बटा, बोलिए पाई का वैल्यू क्या होता है बाबू? 22 बटा 7। और r कितना है? बोले 25। अब सॉल्व कीजिए, 7 पचे 35 और एक 0, यानी आपको तो 50 गुने 22 दूनी 44 और ये 25। ठीक है, अब सॉल्यूशन कीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। 25 पचे 125, ऐसे समझ लीजिए, 50 रहने दीजिए। 25 चौका 100, अब 25 चौका 100, 100 और 10 कितना हो जाएगा? 110, यानी 11 पचे 55 और 2 को 0, यानी 55 हो जाएगा। कुछ छूट गया क्या? त्रिज्या है 25 सेंट, अच्छा अच्छा अच्छा, मीटर में निकालने बोल रहा है। किस में निकालने बोल रहा है? मीटर में। हम किस में निकाल दिए हैं? 25 सेंटीमीटर में निकला बाबू। किस में निकला हुआ है? सेंटीमीटर में निकला हुआ है। तो इसको मीटर में कैसे चेंज करेंगे? आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। 25 सेंटीमीटर, आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से भागा, ठीक है ना। और यही चीज अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना रहता तो 100 से क्या करते? गुना। तो 25 सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे? भागा करेंगे। तो हम छोड़ दिए इसका, तो हो जाएगा 0 से 0 और 5 दूनी 10, आई 2 से 2, यानी सीधा सीधी कितना निकल रहा है? 22 गुने 25। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, कितना आंसर है बताइए। तो 22, 25 दूनी 50, और फिर 25 दूनी 50, 50 और 5 55, यानी 550 मीटर आंसर आया समझ। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। बोलिए, आ रहा है समझ? आगे बढ़े। देखिए ये प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि एक गुणनखंड फैक्टर पे आधारित है। इसको बनाने का तरीका समझिएगा कि 20 पी क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू प्लस 45 पी आर स्क्वायर माइनस 60 पी क्यू आर माइनस 6 आर पी। एक काम कीजिए, इसे पी कॉमन ले लीजिए सभी से, तो हो जाएगा 20 क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी, पी तो कॉमन ले लिए ना, प्लस 45 आर स्क्वायर माइनस 60 क्यू आर और माइनस 6 आर। ठीक है, काम कीजिए, पी रहने दीजिए, 20 पी 20 क्यू स्क्वायर इसको यहां ले लीजिए, माइनस 60 क्यू आर प्लस 45 आर स्क्वायर और माइनस 6 आर इधर ले जाइए, तो ऐसे कीजिए, प्लस 4 क्यू और माइनस 6 आर रहने दीजिए। एक काम कीजिए, आपको पता है कि इसको सेट कीजिए, इससे कॉमन लीजिए 5, तो 5 चौका 20 क्यू 4 क्यू स्क्वायर माइनस 12 क्यू आर प्लस 55 45 आर स्क्वायर और प्लस इससे 2 कॉमन लीजिए, 2 क्यू माइनस 3 आर। कोई दिक्कत है? अब सुनिए, ये चीज दिख रहा है आपको कि फॉर्मूला पे आधारित है। क्या फॉर्मूला पे है? वैसे इसको सेट कर दीजिए, 2 क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये 3 आर का होल स्क्वायर और 2 गुने 2 क्यू गुना 3 आर, 3 6 दूनी 12 आ रहा है ना? बोले हाँ। आपको पता है कि ये 5 है कॉमन, ये पी बाहर में है, प्लस 2 क्यू माइनस 3 आर और सीधा सीधी बाहर। कोई दिक्कत है? इसको पता है कि ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में सीधा सीधी क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि 2 क्यू माइनस 3 आर का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, प्लस 2
2q माइनस 3r। और इधर क्या है 5, आपको पता है। और ये पूरा पूरी क्या है, पूरा पूरी बाहर में p हो जाएगा। इससे कॉमन निकल जाएगा p 2q माइनस 3r 5 2q माइनस 3r, एक यहाँ बच गया ना, 2 ठो ना, अब प्लस यहाँ 2 हो जाएगा। यानी सीधा सीधी समझिए कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2q माइनस 3r, ध्यान से समझिएगा जैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको ऐसा ही बनाना है, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड समझ रहे हैं ना, फैक्टर्स है ये, फैक्टर्स निकालने। अब हमको बताइए कि इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। बोले सर p भी हो सकता है, 2q माइनस 3r भी हो सकता है, 10q माइनस 15r प्लस 2 भी हो सकता है। अब इससे और नहीं टूट सकता है, इसका तो 2 ऑप्शन होगा उसमें, देखिए 10p माइनस 15r प्लस 2 और 2q माइनस 3r, लेकिन ये p दे दिया है। अगर यहीं पर अगर q दे देता ना बाबू, q दे देता तो ये मेरा आंसर हो जाता, लेकिन भाई आंसर तो एक ही ना होगा, तो आंसर कौन होगा, ये नहीं होगा। आया बात समझ, तो पहले बताइए हमको, आया बात समझ में, तो कौन सा होगा, ये भी आंसर है, ये भी फैक्टर है, लेकिन ऑप्शन में तो होना चाहिए ना। देखिए अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज, समानांतर मतलब कहता आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है, इसी को समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी, बोले हाँ। तो P Q R S, तो पी क्यू कितना सो बोले बताइए, पी क्यू है 4x प्लस 1, क्यू आर है 26 और आर एस है 25 और पी एस है 3y माइनस 1। ठीक है, आपको पता है आमने सामने की भुजा बराबर है, तो कहने का मतलब लिख सकते हैं कि 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 25, लिख सकते हैं ना। उसी तरह हम लिख सकते हैं कि 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, यही ना समांतर चतुर्भुज होता है, बोले हाँ सर। तो आपको पता है कि 4x 25 से माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा बताइए, बोले सर 24 हो जाएगा, यानी 4 छके 24, यानी x बराबर कितना हो गया बाबू, बोलिए 6 हो गया। बहुत सुंदर। 3y माइनस 1 है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस 1, यानी 3y बराबर क्या हो जाएगा 27, यानी 3 9 27, कितना हो जाएगा y बराबर 9, यानी x का वैल्यू 6 हो गया, y का वैल्यू 9 हो गया। आपको पता है कि हमको तो 2x प्लस सॉरी 3x प्लस 2y पूछा है, तो x कितना है 6, y कितना है 9, 6 3 18, 9 दूनी 18, यानी कितना हो जाएगा 36 आंसर। आंसर कितना हो गया 36, ऑप्शन नंबर सी। बताइए कोनो दिक्कत, समझ आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे बोल रहा है कि परिमेय संख्या, याद रखिए किसी भी संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। -7/10 और -1/4 के बीच में कौन निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में स्थित है। एक काम कीजिए, इसको थोड़ा एलिबोरेट कीजिए, ये 0.7 हो जाएगा, यानी एक जीरो अपने से ले लेते 70, आई माइनस 0.4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी जो 0.70 और 0. माइनस 0.25 के बीच में रहेगा। अच्छा पॉजिटिव वाला हो सकता है क्या, जीरो आ सकता है क्या, बोले सर एक नंबर लाइन पे ध्यान दीजिए, आज नंबर लाइन इधर जीरो होता है, इधर बोलते हैं पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट, इधर बोलते हैं माइनस इनफाइनाइट होता है, यानी इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3, अब पॉइंट में भी इधर ही जाएगा, यानी सर ये माइनस माइनस दोनों है, तो जीरो वाला तो मेरा नहीं होगा, पॉजिटिव वाला भी मेरा नहीं होगा, होगा तो यही दोनों में कोई हो सकता है, बोले एकदम सर। एक काम कीजिए, ये देखिए इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो -0.0
8 छक 48 और 8 दूनी 16। इसको करते हैं माइनस 0 पॉइंट की, देखिए 0.70 और 0.25 के बीच में 62 आता है ना माइनस में, बोले हाँ सर। 6 और 6 0.66 एकदम आएगा। अगला देखिए, आपको पता है कि 0.60, यानी कहने का मतलब है कि माइनस 62 माइनस 0.66 माइनस 0.62 और माइनस ये होगा 0.60, ये इसमें से आएगा। इसका मतलब ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर अगला आप देखना चाहें तो सर माइनस 0.66 माइनस 0 भागा दे रहे ना 60 और माइनस 0.4 यहाँ सुनिए कि अच्छा से लिख देते हैं। 4 7 28 और 4 5 20, बताइए 0 तो 75 हो गया माइनस में, आज 70 तक ही है, इसलिए इसके वजह से ये मेरा आंसर नहीं हो रहा। आया बात समझ में? आया बात समझ में कैसे देखना है सो? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन हम पिछले कक्षा में बताए, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, बनाए सही थे लेकिन आगे इसी तरह का कुछ पूछा हुआ था, पूछिए हम सॉल्यूशन नहीं किया, आप लोग उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यदि x वह न्यूनतम संख्या है जो 2605 में घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तब निकालना है 4x प्लस 7। तो x का मान भाई x माना है। अब सुनिए, दो दो का सेट बनाना ये तो पता है ना, तो 5 का स्क्वायर 5 5 25, बोले हाँ सर। घटाइए कितना हो गया, बोले सर 1, ऐसे सीधा सीधा उतर जाएगा। ये 5 5 10 हो गया, अरे 1 और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे गुना करेंगे तो 101। माइनस कीजिए कितना हो गया, बोले सर 4। अगर ये 4 नहीं होता तो ये पूर्ण वर्ग होता कि नहीं होता, बोले एकदम सर सीधा सीधी x का मान कितना लेगा, बोले सर 4। तो 4 गुने 4, x का मान 4 है ना, प्लस 7, 4 चके 16 प्लस 7 कितना हो गया, बोले सर 23 हो गया। कितना हो गया, 23, यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। ऑप्शन आया समझ? अब ध्यान दीजिए, एक और टेक्निक से बना सकते हैं इसको, बोले थे याद कीजिए कि किसके नजदीक निकाल सकते हैं सर, 50 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर के बीच में जरूर आएगा। बोले सर ये 2500 हो गया और ये 3600 हो गया। एक आपको 55 का बोले थे निकालने के लिए, तो सर 55 का हो जाएगा, बोलिए 25 और 30, यानी इसी के बीच में कहीं आ रहा है क्या, 2605 किसके नजदीक है, बोले सर 51 का निकालिए। तो बोले 51 का अगर निकालते हैं तो एक टेक्निक से बोले थे कि 50 से कितना जा, बोले एक नहीं, एक का स्क्वायर यानी 0 1 और एक नहीं 25 में एक जोड़ दिए, कितना जा रहा, बोले सर 26। कितना हो गया, 26। कितना हो गया, 26। आपको पता है कि 26 से ये ज्यादा है कौन, 2605 कितना, बोले सर 4। अगर ये 4 माइनस हो जाता इससे, अगर ये 4 माइनस कर लेता तो मेरा ये पूर्ण वर्ग बन जाता। इसमें कितना माइनस करना था, बोले सर 4 माइनस करना था, यानी x का मान कितना हो गया, बोले सर 4। x का मान कितना हो गया, बोले सर 4। बात समझ रहे हैं? बताइए समझ आ रहा है आपको? बोले एकदम सर। ये भी टेक्निक से आप बना सकते हैं, ये भी टेक्निक से आप बना सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन ये टेक्निक इजी है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो p प्लस क्यू प्लस आर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, p प्लस क्यू प्लस आर पूछ रहा है। तो सुनिए a का मान कितना है, बोले सर 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। b का सुनिए, b का मान कितना होगा, बोले b का मान कितना है, सीधा सीधी माइनस, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12x। c का मान माइनस 4x स्क्वायर, माइनस ध्यान दीजिएगा, माइनस 4x स्क्वायर है ना, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7, और ये तो पूरा ब्रैकेट बंद हो गया, और माइनस d कितना है, बोला d है सर x स्क्वायर, माइनस में है, ये पहले से माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट रख लीजिए, माइनस x स्क्वायर माइनस x और माइनस 11, और ये हो जाएगा p x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर।
अब सुनिए ध्यान से, 3x² माइनस 2x², ये 4x² है, तो 3x² में 2x² जाए, कितना बचेगा सालों पर? 1x²। अब सुनिए ध्यान से, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये कट जाएगा। बोले हाँ, क्योंकि 3 में 2 गया तो 1 बचा, और यहाँ पहले से माइनस, ये प्लस में माइनस में कट गया, कितना बचा ये? बोले सर माइनस 4x²। कोई दिक्कत है? आपको पता है कि माइनस 8x और प्लस 12x कितना हो गया? बोलिए। बोले सर हो गया, बोलिए। बोले सर हो गया 4x। और 11 और 7 कितना होता है? बोले सर 18 होता है। इधर तो काम खत्म हो गया। ये देखिए माइनस माइनस, बोले सर प्लस x, माइनस माइनस प्लस 11 इक्वल टू px² प्लस qx प्लस r। सुनिए, माइनस 4x² दिख रहा है ना? बोले सर 5x हो गया, 18 और 7 कितना होता है? 29 होता है, इक्वल टू px² प्लस qx प्लस r। बताइए p का मान कितना है? बोले सर -4। q का मान कितना है? बोले सर 5। और r का मान कितना है? बोले सर 29। ऐसे ही आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है। तब p का मान कितना हो गया? बोले सर -4, q का मान 5 और c का मान 29, c नहीं r का मान। फिर आपको p प्लस q प्लस r पूछना है। बोले हाँ सर, p प्लस q प्लस r। p का वैल्यू -4, q का वैल्यू 5 और r का वैल्यू 29, यानी कितना हो जाएगा सर? 5 में 4 गया तो 1, 29 और 1 30, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? सो बताइए। ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। बोलिए समझ आया आपको? बोलिए समझ आया आपको? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट का था अभी तक। अब पिछला बार एक कॉन्सेप्ट आपको दिए थे, याद कीजिए कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर बराबर है तो वो त्रिभुज बनना संभव है, और जहीं ये कोई फेल हो गया तो त्रिभुज नहीं बनेगा। पहला ऑप्शन को लेके चलते हैं। बोल रहा है कि ए बी और बी सी, मान लीजिए हम पहला ऑप्शन को लेके चलते हैं, इसको त्रिभुज बनाते हैं ए बी और सी। ए बी कितना है? बोले सर 5, और बी सी कितना है? बोले सर 6। अब एंगल ए बी सी और ये दे रहा है कितना? 130 डिग्री। और एंगल बी ए सी कितना है? बोले सर 25 डिग्री। कितना? 25 डिग्री है ना? 25 डिग्री दिख रहा है आपको? दिख रहा है। तो बता सकते हैं कितना होगा? बोले हाँ सर, 130 और 25 हो गया कितना? 55, 5 60, और यानी हो जाएगा, आपको पता है 180 में माइनस कर देंगे इसको निकालने के लिए। बोले हाँ, कितना? दोनों को ऐड करके तो हो जाएगा 155, हो जाएगा 25 डिग्री। यानी सर ये हो गया 25 डिग्री। आप सुनिए ध्यान से, एकदम ध्यान समझिएगा। एक प्रॉपर्टी याद रखना होगा समद्विबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है? बोलिए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है बाबू? बोलता है कि दो भुजाओं, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होगा, तो उसके साथ साथ संगत कोण जो होंगे ना भुजाओं के, वो आपस में बराबर हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी कब? जब ए बी इज इक्वल टू ए सी होता है बराबर, तब। ये त्रिभुज को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समझे? अब सुनिए, अब आपको पता है कि ये हो गया 25, हो गया ना? सुनिएगा, ये कितना हो गया? सर 25 हो गया। तो बताइए कि बी ए, अगर ये एंगल ए और एंगल सी अगर बराबर है, इसका मतलब है कि बी ए बराबर बी सी होना चाहिए। होना चाहिए ना? क्या बराबर है क्या? यानी 5 बराबर 6 होना चाहिए। बोले सर बराबर ही नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए, ये बी, आपको पता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए 3 + 4 जो है ना, वो 7 से बड़ा नहीं है। देखिए बराबर ना हो गया, बराबर होना ही नहीं चाहिए। सी को छोड़ दीजिए, हम बी लेते हैं। इसका डी, दो भुजा है ए बी और सी। बोल रहा है कि ए बी और ए सी, यानी ए सी और बी सी, ए सी और बी सी, ऐसे लिखते हैं हम। ऐसे बचा आपको ज्यादा समझ आएगा। त्रिभुज ऐसे छापते हैं। देखिए सी ए और सी बी ऐसे करते हैं। तो ए सी
4 है, BC भी 4 है और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये थीटा और ये एंगल बराबर होना चाहिए। बोले हाँ सर बराबर होना चाहिए। अच्छा एंगल ACB ये दिया है 120 डिग्री दिया ना बाबू, और ABC एंगल ABC यानी कितना बोल रहा है, बोल रहा है सर 25 डिग्री, इसका तो ये भी 25 डिग्री होना चाहिए नियम था। बोले हाँ। और जब ऐड करेंगे बाबू तो 120 प्लस 25 प्लस 25 कितना हो रहा है, क्या 180 डिग्री बराबर हो रहा है क्या? बोले सर हो रहा है 170 डिग्री। क्या 180 के बराबर है? बोलिए। बोले नहीं सर, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? बोले ये भी तो नहीं है, हो गया ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। सर सी की ओर जाएंगे क्यों? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बनाता है, ध्यान से सुनिएगा, एक एंगल इसका 90 डिग्री है। बी ये सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो बी सी ये कितना है 90 डिग्री। ए बी सी ये कितना है 60 डिग्री। आपको पता है ये बी सी कितना है, बी सी है 4 और ए बी है 8। सही बात है। क्या ये 30 नहीं हो सकता? बोले हाँ एकदम हो जाएगा। बाकी तो ये भी तो निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, क्या लंब का नहीं निकलेगा? ये भी सेटिस्फाई, यानी ऑप्शन नंबर सी ही सेटिस्फाई होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन तो गलत हो गया अपना, अपन का 3 ऑप्शन गलत ना हो गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। देखिए हम क्या किए, क्वेश्चन अरेंजमेंट अलग अलग क्यों है? आपके मन में सवाल आएगा सर, एक सेकंड रुकिए। चलिए सॉरी, चलिए समझ आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ क्वेश्चन का अरेंजमेंट आपको अलग अलग दिख रहा हो, क्यों दिख रहा होगा? क्योंकि हम क्या किए, जो पहले 20 नंबर जो कंटेंट होता है उसको एक साथ बता रहे हैं, और बाकी सीडीपी बाद में बताएंगे। आज समय थोड़ा कम है हमारे पास, ठीक है ना। बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को छोटे ठोस घनों में काटा जाता है। अच्छा बताइए, जब तक तो कोई ठोस ब्लॉक नहीं रहेगा तो क्या उससे हम खोखला ब्लॉक से छोटा छोटा घर बना सकते हैं क्या? बोले नहीं सर, ठोस चाहिए, ठोस को ब्लॉक चाहिए जिससे हम छोटा छोटा घर बना सकते हैं। तो देखिए, जो एक ठोस घन है उसका भुजा है 12 सेंटीमीटर, छोटे ठोस घनों में काटा जाता है जिनमें से प्रत्येक की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर। प्रारंभिक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इस प्रकार बने नए घन छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का संबंध पूछ रहा है। ध्यान से सुनिए कि नए छोटे घनों की संख्या कितनी है, छोटे घनों की संख्या कितनी। तो बोल रहा है कि घनों का आयतन बटे नए घनों का आयतन को काट देंगे। एक बात सुनिए, अच्छा टोटल घन कितना है? बोले सर घन का जो आयतन होता है ना, वॉल्यूम बढ़ाए थे, बोलिए घन का आयतन कितना होता है? बताइए घन का आयतन कितना होता है बाबू? बोले सर घन का जो आयतन होता है वो ए क्यूब होता है, भुजा क्यूब। तो इसका भुजा कितना, 12 का क्यूब हो जाएगा, और नीचे 4 का क्यूब हो जाएगा। तो 12 गुने 12 गुने 12 और 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कितना बनेगा घन जी? बोले सर 27 घन बचेगा, बनेगा 27 घन? बोले हाँ सर। अब बोल रहा है कि घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? बोले सर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना बाबू हो जाएगा 6a²। अब सुनिए, नए 27, ऐसे समझिए, बोल क्या रहा सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला ध्यान समझिए, लास्ट क्वेश्चन है ध्यान समझिएगा। बोल रहा है कि पूछा क्या सुनिएगा, आपको पता है कि 27 घन है? बोले हाँ। बोल रहा है कि प्रारंभिक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इस प्रकार बने नए घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का संबंध पूछ रहा है। सुनिए, नए बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय
क्षेत्रफल बटे प्रारंभिक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या करने बाबू, भागा दे देंगे। अच्छा, नए बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या घन बना है सर, 27 को घन बना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 a स्क्वायर, मतलब भुजा कितनी है बोले सर 4 का स्क्वायर। नीचे एक ही घन है वैसा 6a स्क्वायर होगा, इसकी भुजा कितनी है बोले सर 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ठीक है सर, 6 से 6 खत्म हो गया। अब सुनिए 27 गुना 4 गुने 4 और नीचे हो जाएगा 12 गुने 12। काटते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। देखिए और 3 से काटते, 3 3 9 27 और फिर 3 से काट, 3 तिया 9 यानी सीधा सीधा 3 आ गया। यानी कितना आ गया बोले सर 3/1 आ गया। इसी को 3 अनुपात लिख सकते कि नहीं सर? यानी प्रारंभिक जो घन था उससे ये कितना गुना है नया घन, बोले सर 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना है। तो देखिए बोल रहा है नया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रारंभिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना, बोले सर प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 गुना। अरे भी कितना गुना बोल रहा है सर? बोल रहा है प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो नया वाला है उसका 3 गुना है। बोले एकदम सर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोले समझ आया? बड़ा नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, बस लिखते हैं ना तो आपको लगता है बड़ा, और हम नहीं लिखेंगे तो बताइए आपको समझ आएगा? एक सेकंड समझे? तो ये सब जो हिंदी हिंदी लिखना नहीं ना पड़ता है जी एग्जाम में, वो तो आपको अभी समझ जाना है, इसलिए हम समझा रहे हैं। तो आपको पता है कि कितना गुना, 3 गुना। बताइए यहां तक समझ आया? बोलिए समझ आया आपको? दिख रहा है ना आपको? एक सेकंड रुक जाइए। चलिए जो सीडीपी का क्वेश्चन है, आज टीचर्स आए हुए हैं, थोड़ा मेरा क्लास लेट हो गया लगाने में, तो सीडीपी का जो क्वेश्चन होगा ना अगला बार हम कर लेंगे। एक अलग 30 मिनट का आधे घंटे क्लास लेके हम खत्म करवा देंगे, लोड मत लीजिए। क्योंकि मैथ का जो सीडीपी होंगे एक अलग टीचर पढ़ाएंगे, लोड मत लीजिए। हम सीडीपी पढ़ाएंगे, हम सिर्फ मैथ का कंटेंट पढ़ाएंगे, सीडीपी वाले टीचर अलग रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे, या ऐसा हो सकेगा हम ही पढ़ाएं, समय मिल गया तो हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे। बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग क्लास को इतना शेयर कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। कृपया आगे ऐसे ही सपोर्ट देते रहें, और वादा करते हैं कि सीटेट का एक चैप्टर वाइज क्लास हम स्टार्ट करेंगे। अभी आपका प्रीवियस से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर से आपको हूबहू करा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं आपको। अब जितना हो सके आप इसको ध्यान पूर्वक देखिए, समझिए, हर एक क्वेश्चन को आकलन कीजिए, और आकलन करने के बाद आप ये चीज देखिए कि हम कितना पानी में। जब तक आप ये नहीं देखिएगा ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में अगले ऊर्जा, एक नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद।